गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो वो मान लो, अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। और बताओ, क्या हाल चाल? स्कूल खुल गए हैं तो अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है कि नहीं हो गई है? हाँ, स्कूल में अब फर्स्ट चैप्टर तो हर सब्जेक्ट में हो रहे होंगे। साइंस हो या मैथ हो, सब में फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट हो गए होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मैथ का हम लोग पढ़ रहे थे, और मैथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? रियल नंबर। हम मैथ में क्या पढ़े थे? रियल नंबर। अच्छा, ये बताओ कितने लोग एक्टिव हो पढ़ने के लिए, कितने लोग इंटरेस्टेड, मतलब क्योंकि नई नई क्लास, नई नई बुक होगी, नई नई कॉपी होगी, और शायद नए नए टीचर भी होंगे मिले हैं। तो मजा आ रहा है पढ़ने में। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे रियल नंबर, जो क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसी के आगे समझते हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया था कि नहीं आया था? समझ में आया था फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या कोई डाउट था? देखो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा था यहाँ पे? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या शो करता है? देखो, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे है, ये क्या शो करता है यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब सभी, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो मान लो सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, क्या लो एग्जांपल, क्या लो एग्जांपल, मान लो हमने 40 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितने टाइम्स 2 है? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितने टाइम्स है? 1 बार इंटू 5। मींस अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। और क्या आएगा? 5 आएगा। कितने टाइम्स 5 आएगा? सिर्फ 1 बार। मतलब क्या और कोई मेथड हो सकता है? हम और किसी मेथड से 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें ये ना आए, 3 2 ना आए या 1 5 ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इसका हम ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बट प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो इसके बाद, तो ये तो हमने पढ़ चुका था, बस हम रिवीजन करा रहे थे। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखो नेक्स्ट, अब हम यहां पे क्या है, तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का लॉ कॉन्सेप्ट क्या निकला? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? एक यूनिक आएगा, मतलब एक अकेला, मतलब जो यूनिक हो, जो सबसे अलग। देखो अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे 40 का, हमने 40 का एग्जांपल ले लिया था यहाँ पे, तो यही कहना चाहता है बार बार ये कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टर इधर उधर हो सकते हैं, बट आएगा यही। क्लियर? नाउ अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एक एक करके सॉल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर किससे आएंगे? एनसीईआरटी से। अगर आप प्रीवियस अब ईयर का पेपर, मतलब अभी जो पेपर रिसेंटली हुआ है, उस पेपर को आप ले लो किसी से मिल जाए तो, और उसको उठा करके देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं और आता क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना हमको?
हम अपना टाइम फालतू का क्यों वेस्ट करें वो क्वेश्चंस करके जो क्वेश्चन आते ही नहीं है। हमें वो क्वेश्चंस करना है जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है? एनसीईआरटी पे। तो हम भी किस पे फोकस करेंगे? एनसीईआरटी पे। हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी पढ़ना। देखो अब यहां पे, अब हमें एनसीईआरटी में अगर हम यहां पे देखें, यहां पे तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? ये क्या इसमें गिवन है, सॉरी, कंसिडर द नंबर 4 की पावर एन। हमसे कह रहा है कि एक नंबर ले लो। अब आप कंसिडर कर लो एक नंबर, हमने कर लिया। वो क्या है? 4 की पावर एन। वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे एन हमारा क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। एन इज इक्वल टू क्या है हमारा? ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, पढ़ा है ना? ये तो लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आए। नेचुरल नंबर के हम किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को। और काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सॉरी, मीन्स ये कहना क्या चाहता है कि 4 की पावर एन जो है, 4 की पावर एन, 4 की पावर आप कुछ भी रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के आप रख दो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 4 की पावर 1 रखेंगे, 4 आएगा। हम 4 की पावर 2 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 रखेंगे, 64। इसी तरह करके डॉट 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 4 की पावर है 10 100 1000 10,000 कुछ भी रख दो। मतलब 4 की पावर एन में यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर उठा कर आप रख दो। कह रहा है क्या ये जो है 4 की पावर एन है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर एन फॉर विच 4 की पावर एन एंड्स विद द डिजिट 0। कह रहा है 4 की पावर आप कुछ ऐसा क्या रख सकते हो? आप चेक करो 4 की पावर आप ऐसा क्या रख सकते हो कि इसके एंड में 0 हो। मींस कहना क्या चाहता है? इसका जो यूनिट प्लेस हो वो क्या ना चाहिए? 0। इसका यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये हमको चेक करना है। ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। क्या रहा है? कंसिडर द नंबर, एक नंबर है, वो किस फॉर्म में? 4 की पावर एन, जहां पे एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो। उसके बाद क्या रहा है कि चेक करो, हमें चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन। एन की कोई वैल्यू आप ले लो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी आप ले लो, फॉर विच जिसके लिए 4 के पावर एन एंड्स विद द डिजिट 0। जो 4 के पावर एन ने इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाए? इसका 0 हो जाए। ऐसा हमें चेक करना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। वो कह रहा है आप चेक करो क्या ये पॉसिबल है। हम चेक करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन पे देखो। तो देखो पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मान लो, अगर अब हम सपोज करते हैं, सपोज करो हमने 10 लिया, एक नंबर, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के लिए हमने 10 लिया। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5। क्या आएगा? 2 इंटू 5। क्लियर? नेक्स्ट सपोज हम 100 अगर ले लेते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा हाँ, कैसे ये आ रहा है ये तो सबको क्लियर होगा। नहीं आता है तो ये कर लो, 2 50 2 25 5 5 एंड 5 1। क्लियर? तो अब एक चीज नोटिस करो, यहां 0, इसके फैक्टर में क्या आया है? 2 और 5। यहां डबल 0, 2 और 5 आया है ना। मिस देखो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आना चाहिए, क्योंकि 2 5 जा क्या आएगा? 10, तभी ना 10 आएगा। अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है, उसका यूनिट जो लास्ट जो है डिजिट, अगर यूनिट डिजिट अगर हम बोले अगर वो 0 है, मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 कंपल्सरी है कि आना चाहिए। क्लियर? कोई भी नंबर आप लेके देख लो जो कि 0 से एंड करे। मान लो हमने ले लिया 120। अब अगर हम 120 लेंगे तो 120 का प्राइम फैक्टर 2 60 2 30 2
15, 3, 5, 5 एंड 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब आप देखोगे तो यहां भी 5, यहां भी 2 तो आ रहा है ना। मतलब अगर कोई नंबर जीरो से एंड करेगा तो एक बात फिक्स है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो अब हम उसका करेंगे तो उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स होंगे। ये कंपल्सरी है। अब देखो तो इसने हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर 4 की पावर n, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 4 की पावर n इंट्स करता है, इंट्स विद द डिजिट 0, तो इसका मतलब ये है कि 4 के पावर n में जो 4 के पावर n है इसके फैक्टर में भी तो 2 और 5 आना चाहिए। सॉरी 2 एंड 5 वाला बोलेंगे ना, 2 और 5 आना चाहिए। हम चेक करते हैं। क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम क्या लिखोगे एक, हाँ अब देखो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉरी, देखो तो अगर हम ये बात करें कि 4 की पावर n, सपोज करो, हाँ सपोज कर लेते हैं, इफ 4 की पावर n, 4 की पावर n ends with the digit 0। ओके, हमने क्या सपोज किया, सपोज हमने किया कि सपोज कर लेते हैं कि जो 4 की पावर n है वो किससे इंड्स कर रहा है, इंड्स विद द डिजिट 0, उस मतलब उसके लास्ट में 0 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर 4 की पावर n इंड्स कर रहा है 0 से, इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इसका मतलब यह है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे। अगर 4 की पावर n किससे एंड करता है, 0 से एंड करेगा, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा। ये कंपल्सरी है। नो क्लियर। देखो अब हम क्या, बट देखो यहां पे हम देखते हैं 4 की पावर n है, ठीक है, बट 4 के पावर n इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 की पावर n, ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ये ऐसा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये ऐसे मत लिखो, ठीक है, ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो 2 इसका इसके पावर n कर दो ऐसे, ये सही होगा। तो देखो 2 के पावर 2 मींस 4 और इसके पावर n, तो 4 के पावर n को हम ये लिख सकते हैं। देखो अगर हम मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, मतलब 2 इसका फैक्टर है। 4 के पावर n का 2 एक फैक्टर है ना, क्योंकि हम यहां पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, मतलब ये 2 इसका क्या है, फैक्टर है। देखो तो लेकिन हमने क्या बताया अभी जस्ट, कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 तो आना ही आना चाहिए, और उसके साथ साथ 5 भी आना चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ साथ क्या आना चाहिए, 5। तो देखो अगर हम यहां देखें तो 2 के पावर 2n shows that 2 as a factor of 4 के पावर n। देखो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है कि अगर 2 के पावर 2n जो है, ठीक है, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा है, 5। क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम यहां पे एक चीज जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम of fundamental theorem of अरिथमेटिक। देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या जानते हैं, एवरी नंबर, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या होता है, यूनिक होता है। उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है, यूनिक। तो ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन
या द फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या जानते हैं? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, कोई भी नंबर, ईच नंबर इज यूनिक, इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हर एक नंबर का क्या होता है? यूनिक, यूनिक होता है। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि 4 का जो हम फैक्टर करेंगे तो उसमें हमेशा क्या आएगा? 2 × 2 आएगा, 2 × 2 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये यही बता रहा है कि हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है? एक यूनिक होता है। मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 × 2 आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सो 5 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है। अगर 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है तो हम कह सकते हैं 4 के पावर n जो है वो 0 से एंड कभी करेगा? नहीं करेगा। हेंस 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। मतलब 4 के पावर n जो है वो कभी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है। 4 के पावर जो 5 जो है वो 4 के पावर n के फैक्टर्स में नहीं आता है, इसलिए ये जो है 4 के पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर? देखो ये हमारा सॉल्यूशन था और ये क्या एग्जांपल्स है। आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा और ब्रॉड करके लिखा हुआ है, हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया है। क्लियर? ये एक बार आप समझ लो बस। कोई डाउट हो आप श्योर पूछो, ठीक है? हाँ, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब हमको फोकस इस पे करना है। क्लियर? नाउ तो आई थिंक आपने नोट, हाँ नोट जरूर करो, आप इसको लिखो क्योंकि ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारे माइंड में घुसेगा नहीं। तो अगर ये चाहते हो कि ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में घुस जाए तो इसके लिए हमको पेन लेना होगा और कॉपी लेना होगा और प्लस लिखना भी होगा। ये नहीं कि बस हमें पेन और कॉपी लेना होगा, लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी बार लिखेंगे हमारा माइंड उतनी बार उसको रिकैप करेगा। लिखने से ज्यादा आता है। ये सोचो कि एक बार पढ़ ले आ जाएगा, नहीं, लिख करके देखो गलती कहां हो रही है, तब हमें पता चलेगा कि हम किस स्टेप के बाद किस स्टेप में फंस रहे हैं, कहां हमें डाउट आ रहे हैं। तब मतलब प्रैक्टिस अब करो, मैथ बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। ओके नो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मतलब हमें क्या पढ़ना है? एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। ये तो सबने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ाया है, तो इसके लिए हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट इसका ले लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने पढ़ा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक चीज और है, एचसीएफ को और किस नाम से हम जानते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो सब लोग। एचसीएफ को हम और किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है एचसीएफ को और हम किस नाम से जानते हैं? कोई ऐसा जिसको पता हो एचसीएफ को और हम किस नाम से जानते हैं? एचसीएफ तो सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लास 10th में आ गए हैं, इतना तो नॉलेज होगा ये। लेकिन एचसीएफ को और किस नाम से जानते हैं, पहले ये बता दो। देखो एचसीएफ को हम जानते हैं जीसीडी से, जीसीडी। अब ये है कि ये जीसीडी क्या होता है? जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीडी? जी से ग्रेटेस्ट, क्लियर? सी से कॉमन, डी से डिवाइजर। तो हम जीसीडी का क्या फुल फॉर्म है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ मतलब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप बोलो जीसीडी। वैसे हम किस नाम से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। हमें किस नाम से पढ़ना है?
एचसीएफ के नाम से। चलो कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे हमें एचसीएफ निकालना है। मान लो कोई एक नंबर, छोटा सा कोई एक नंबर ले लेते हैं पहले। मान लो हमने 12 ले लिया और यहां पे हमने 14 ले लिया। ओके, बहुत छोटा नंबर है। हम 12 और 14 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं। तो देखो, अब अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। अगर हम 14 का करेंगे तो क्या आएगा, 14, 2, 7, 7 और यहाँ क्या आएगा 1। क्लियर। अब अगर हम 12 को लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7। अब ये बताओ कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? दोनों में जो दिख रहा हो, क्या दिख रहा है, 2। तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये भी तो 2 होगा ना। मतलब ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ये आपको पता होगा।